हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस सब्जेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ये कोई रैंडमली पिक क्वेश्चंस नहीं है। जैसा आप सब जानते हो, ओवर द ईयर्स जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो 80 to 90% सिलेबस भी आप अपना यहीं पे कवर कर लोगे। रीज़न बीइंग दैट हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को लिया गया है, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, आंसर्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आसानी से समझ आएगा। आसान सब्जेक्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, और जैसा आप सब जानते हो दैट हर एग्ज़ाम सीज़न में आप लोगों को एक गिव अवे ऑफ़र प्रोवाइड किया जाता है। गिव अवे ऑफ़र क्या कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का सही जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर हो, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो किस किस ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स पाए हैं। एक और सबसे अच्छी एक और बात ये है, कंडीशन ये है कि ये जो फ्री नोट्स है ये सभी स्टूडेंट्स को नहीं, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो सबसे पहले 3 स्टूडेंट्स ही इसके विनर रहेंगे। जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स नहीं जिनको मिलेंगे, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों के लिए एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र लाया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप अगर एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 45 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 40 रुपीज़ पर नोट्स पे करेंगे। और अगर आप कॉम्बो में सभी नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, 6 से 7 आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 लेंगे तो 5 का पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 लेते हैं तो 6 का पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कुछ ऑफर्स थे, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, ये आसान है बहुत। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टूडेज सिनेरियो। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड behavioral science approach of management to the development of managerial thoughts। अच्छा, जैसा आप सबको पता है कि एक प्रॉपर आंसर को ना आप एक तरीके से डिस्क्राइब करते हो, वो तरीका क्या है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। ठीक है, एक और चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होती है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका लगभग हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनका होता है एक पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के लगभग क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के, पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को दैट उनको क्वेश्चन पेपर मिल गया, ए पार्ट के 3 क्वेश्चंस होते हैं, बी पार्ट के 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये वैसे मान के चल रही हूँ, ए के 4 भी हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ए पार्ट के सीधा क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर शीट में सीधा ए पार्ट को करना शुरू कर देंगे। फिर ये कंप्लेन करते हैं कि मैम ए पार्ट लिखते लिखते हमारा इतना लगभग 1-1.5 घंटा चला गया, फिर पार्ट बी के लिए हम ना अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। आप जो है शुरुआत ही गलत तरीके से कर रहे हो। जब आपको पता है कि बी पार्ट का हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो आपको नहीं लगता आपको पहले बी पार्ट जो है अटैम्प्ट करना चाहिए। एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि भाई ये क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम से कम ये 60 नंबर तो आपको अटेंड करने चाहिए। पहले ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आराम से, 2 घंटे भी लग जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। सोच समझ के अच्छे से आंसर लिखो ताकि आप अच्छे से अपना पूरा बेस्ट दो। इन 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, बाकी का 1 घंटा बचा है। ये 3 क्वेश्चन 10 नंबर के, अगर 2 पेजेस पर आंसर भी लिखोगे तो आपको अच्छे से 8 से 9 नंबर मिल जाएंगे। तो पहले बी पार्ट आपने जो है लिखना है आंसर्स, और फिर आपने ए पार्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है कि पहले ए पार्ट करने लग गए। अब कभी कभी सोचना भी पड़ता है तो 10-15 मिनट वहाँ चले जाते हैं, बैठे बैठे 2-2.5 घंटे लगा दिए। फिर बी पार्ट के 20 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। फिर ऐसे कैसे एक पेज का आंसर, लिटरली बच्चे एक पेज का आंसर लिख के आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है।
ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न आपको मैं बता देती हूँ। पहले आप बी पार्ट अटेंड करोगे, फिर आप ए पार्ट अटेंड करोगे। यहाँ पे आप जिसको बहुत अच्छे से आता है भाई उसका लगभग लगभग 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, प्रॉपर लिखने में 1.5 से 2 घंटा मैं मान के चल रही हूँ। ए पार्ट के 10-10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा काफ़ी है। 20-20 मिनट करके लिखोगे, मोर देन इनफ है, और 2 पेजेस लिखो। अब एक और चीज़ है, आंसर को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, आप आंसर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है आंसर प्रॉपर उनके लिए भी ये है एक, ठीक है। पहला पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन को हिंदी में जो भी कहते हो वो। फिर हम आते हैं मेन बॉडी पे, मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग। फिर हम आएंगे कंक्लूजन पे, दैट इज निष्कर्ष, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अब क्वेश्चन के बारे में इतना नहीं पता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखोगे भाई मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का क्या क्या रोल होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके आसपास की कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है, आसपास की कोई भी चीज़ लिख दो। इंट्रोडक्शन बेसिकली ऐसे होता है, और 1 पेज का लिखोगे आप, 1 पेज। अब आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे स्ट्रिक्टली सवाल का जवाब देना है आपने, फालतू इधर उधर की कोई चीज़ नहीं लिखनी है। स्ट्रिक्टली जो सवाल पूछा है उसका जवाब दोगे आप, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है, बिल्कुल भी नहीं आता तो आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट मत करो, ठीक है, कुछ भी फालतू मत लिखो, क्योंकि वहाँ से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेन बॉडी के अंदर स्ट्रिक्टली सवाल का जवाब दो। अब जिसको नहीं आता है, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है, वो कम से कम 2 पेज तो भर ही सकता है, इतना तो आपको आता ही होगा कि ये पेज और ये पेज दोनों हो जाए, राइट। कंक्लूजन के अंदर आप पूरा आंसर, जो आपको जिस पूरे आंसर के अंदर आपने जो जो चीज़ डिस्क्राइब करी है वो लिख दो कि भाई हमने ये डिस्क्राइब किया, हमने इस चीज़ से ये समझा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 1 पेज का लिखोगे, 4 पेज का आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। अब अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज तो आपको भरने ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको 4 पेजेस लिखने हैं 15+ मार्क्स लाने के लिए। 15+ मार्क्स आसानी से आएंगे अगर आप 4 पेजेस का लिखोगे। और इन केस आपका टीचर आपके पूरे आंसर को ना पढ़ के सिर्फ मेन बॉडी पढ़ लेगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो भी कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखी आपने, कंक्लूजन पढ़ेगा तो भी आपने पूरा आंसर ही डिस्क्राइब किया है। मतलब आपका टीचर तीनों में से कोई भी चीज़ पढ़ेगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो आंसर को आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे। ये था उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको भाई कम आता है, ठीक है, जिनको ज़्यादा आंसर नहीं पता है। जिनको आता है वो भी ऐसे ही करेंगे, बट आप इंट्रोडक्शन के अंदर और कंक्लूजन के अंदर और जो है इलेबोरेट करके आप अपने आंसर को लिखोगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव फ़ायदा है। कम से कम 4 पेज लिखने चाहिए। अगर भी जिसको अच्छे से आता है वो 5 से 6 पेजेस भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-15 पेज भरने लगे हो, वो फालतू टाइम वेस्ट रहेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपने। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 पेज, दैट्स मोर देन इनफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफ़ी है। एक और चीज़, अब क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप मेन बॉडी समझ के भी लिख पाओगे, तो मैं आपको ना तो इंट्रोडक्शन समझाने वाली हूँ ना कंक्लूजन समझाने वाली हूँ। आइडिया आप यहाँ से ले लेना कि कैसे लिखना होता है, क्या क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। ये चीज़ मैं आपको नहीं डिस्क्राइब करूँगी, मेन बॉडी मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो मेन बॉडी अगर आप समझ लोगे तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने आप लिख लोगे। तो शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। Discuss this statement and explain the importance of management in today's scenario. अच्छा, discuss the contribution of human relation and behavioral science approach of management to the development of managerial thoughts. चलो भाई मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल सोर्सेज सच एज ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट जो है वो एक जो है ऑप्टिमम का मतलब होता है हिंदी में कि भाई एक प्रॉपर यूज़ करना। प्रॉपर मतलब कि समझ लो ना कि भाई जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका पूरा प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठाना। तो जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका सही तरीके से उपयोग करके
एक अवेलेबल रिसोर्स को बनाना, एक प्रोडक्ट को बनाना, उसे हम मैनेजमेंट एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। अकेला मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। की पॉइंट्स क्या है इसके? प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लान करोगे, प्लान का यहाँ पे क्या मतलब है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ यहाँ पे, कोकोनट वाटर। आई एम श्योर आप सब पीते ही होंगे नारियल का पानी। नारियल एक ऐसा नेचुरल थिंग है जिसको आप शुरू से लेके एंड तक आप बहुत अच्छे से आप उसको यूज़ करते हो। जैसे नारियल है, नारियल को जब आप क्रैक ओपन करते हो, आप खोलते हो, तो क्या होता है? सबसे पहले आप अंदर का पानी पीते हो, फिर वहाँ से जो कोकोनट मलाई होती है, जो अंदर नारियल की मलाई होती है, फिर आप वो खाते हो। फिर जो कोकोनट का शेल होता है, इसको क्या करते हैं? ये एक बहुत अच्छा तरीका मैंने देखा है दैट पीपल क्या करेंगे, इसको सुखाते हैं, इस शेल को सुखाएंगे प्रॉपर। जब ये सूख जाएगा तो ये इसको जलाते हैं एज एन ये एक रिसोर्स हो गया कि भाई आप यहाँ से जो है फायर वो करते हो। तो यहाँ पे क्या किया इनको एक चीज़ मिली है जिसका इन्होंने शुरू से लेके आखिर तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, प्रॉपर प्लानिंग की है। ठीक है, तो जब आप एक चीज़ को प्रॉपर उसकी फुल पोटेंशियल तक यूज़ करते हो, फुल पोटेंशियल तक जब तक आप उस चीज़ को यूज़ करते हो, उसे हम प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर आपको नहीं पता होता तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, विच इज़ वेस्टेज एंड क्रिएटिंग वेस्ट, राइट। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन सिमेट्रिक सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वर्क। जब आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, आपको हर डिपार्टमेंट पता है कि भाई यहाँ से प्रोडक्ट का एनालाइजेशन होगा, यहाँ से प्रोडक्ट टेस्टिंग होएगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब एक प्रॉपर डिपार्टमेंट आपने बनाया तो काम बताना आसान होता है। अब एक कंपनी के अंदर ना तो उन्हें ये पता कि मैनेजमेंट ऑफिस कहाँ है, ना उन्हें ये पता प्रोडक्ट टेस्टिंग कहाँ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम वेस्ट होगा। किसी को कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, बस एक खाली स्पेस दे दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, डायरेक्टिंग इंश्योर्स एम्प्लॉय परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर होता है। मैनेजर क्या करता है? लोगों को संभालता है, देखता है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग टारगेट्स विद इन टाइम एंड कोस्ट लिमिट्स। मैनेजर क्या करता है भाई? टाइम पे काम वो इंश्योर करता है ना कि भाई उसके अंडर जो पीपल है वो टाइम पे अपना काम पूरा करके दे रहे हैं, राइट। Thus, management plays a vital role in achieving enterprise objective effectively, efficiently and effectively. ऑब्वियस ही चीज़ है, तो फिर वहाँ पे क्या करेगा? मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि अपना ऑब्जेक्टिव जो वो एफिशिएंटली यानी कि बिना दिक्कत के पूरा हो, टाइम से पूरा हो। ठीक है, contribution of human relation approach. The human relation approach developed after the Hawthorne experiments by Elton Mayo highlighted the importance of human factors in management. Major contributions क्या है? Emphasis on social and psychological need of workers. आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो आज के टाइम पे थेरेपी भी कंपनी मतलब थेरेपिस्ट भी हायर करती है। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थेरेपिस्ट हायर करती है अपने वर्कर्स के प्रॉपर मेंटल वेलबींग के लिए। गूगल देखा है आपने, ठीक है, गूगल क्या करता है? गूगल अपने वर्कर्स को प्रॉपर स्लीप के लिए उनको वो प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपको नींद आए तो आप सो जाओ, आपको खेलना है आप खेलो, आपको खाना है खाओ, आपको काम करना है काम करो। यहाँ से क्या गूगल ने ये चीज़ क्रैक कर ली है कि भाई जब तक मेरा एम्प्लॉय खुश है तब तक वो बहुत अच्छे से काम करेगा, वेल रेस्टेड है उतनी ही अच्छी उसकी वर्क एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो कंपनीज भी ऐसे करती हैं कि वो आज के टाइम पे अभी रिसेंटली अभी जो है उनको मेंटल वेलबींग का भी पता चला है कि भाई एक वर्कर का मेंटल वेलबींग होना बहुत मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है अगर उनको काम में एफिशिएंसी चाहिए तो। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़। ठीक है, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, कैसा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मोराल एंड मोटिवेशन आपने देखा होगा कि दैट कंपनी सेमिनार अरेंज करवाती है। ठीक है, अपने वर्कर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए, उनके गोल अचीव करने के लिए। ये सब क्यों होता है? एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि
अगर कंपनी में लोग एक दूसरे से compete ही नहीं कर रहे, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं है, तो कोई वो नहीं होएगा ना कि कोई एक पोजीशन के लिए फाइट नहीं करेगा। और पोजीशन के लिए अगर कोई फाइट नहीं करेगा तो कोई काम अच्छे से नहीं करेगा। जब वो फाइट करते हैं तो वो एक दूसरे से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो कंपनी एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रखने के लिए करती है ये। बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजर का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्या कॉन्फ्लिक्ट वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी थ्रू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जितना ज़रूरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उतना ही ज़रूरी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से एक कंपनी का वैल्यू पता लगता है, ठीक है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन गूगल की सबसे ज़्यादा होती है, तो मारामारी चलती है ना गूगल की जॉब पाने के लिए। हर जगह से लोग बहुत ही ज़्यादा गूगल की जॉब के लिए, अमेज़ोन में काम करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए, इनके लिए कितना ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। उन्हें पता है दैट दे विल बी ट्रीटेड राइट, ठीक है। दिस अप्रोच चेंज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ वर्कर्स एज मियर टूल्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कंपनीज क्या करती है, ये अपनी एम्प्लॉयज़ को सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल नहीं करती कि तुम द मिनट यू stand in my office you start working, नहीं, they treat them like human beings, they treat them like family। एक रिलेशन वो अपने एम्प्लॉय के साथ बना के रखते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल साइंस अप्रोच, अब बिहेवियरल साइंस अप्रोच का मैनेजमेंट में कंपनी के अंदर क्या उसका रोल होता है। द बिहेवियरल साइंस अप्रोच एक्सटेंड्स द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट अभी हुआ है रिसेंटली ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के अंदर। अप्लाई अभी हुआ है, चल ये कब से रहा है, ठीक है। वो होता है ना कि थ्योरी में तो बहुत टाइम से चल रहा है, बट अप्लाई कब होना शुरू हुआ है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। यहाँ पे कंपनी जो है वो हायर करती है ये देखने के लिए कि एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल क्या आउटकम आ रहा है और ग्रुप के अंदर उनका क्या आउटकम आ रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप थ्योरीज, लीडरशिप क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर नहीं होती और जिनके अंदर है उनको कैसे बढ़ाना है, उनको कैसे एक प्रॉपर शेप देना है कि वो आगे जाके कंपनी को एक बड़े लेवल तक ले जा सके। मोटिवेशन थ्योरीज बाय मैस्लो, हसबर्ग, मैकग्रेगर, ठीक है, मैकग्रेगर, ये सब जो है मोटिवेशन थ्योरीज है, ठीक है। हाँ जी, एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ में हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में हो सकता है। कंपनी कभी कभी गेम्स जो है वो रखती है, तो उनका गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट, वो कितना अपनी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या उनका लगाव है उनके साथ, ये सब पता करना होता है। फोकस ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल का मतलब है कि भाई उस कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन की लीडर्स जो उसको लीड करते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। सीईओ कैसे बिहेव कर रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके लिए क्या क्या वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस अप्रोच हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। Importance of management in today's scenario. In modern competitive and dynamic environment, management has become more important than ever. आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पर लोग एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस फेस ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन में आने से ये मदद करते हैं। एनकरेजेस इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, नई चीज़ों को इनोवेट करना, नई चीज़ों को अडेप्ट करना। अभी क्या हुआ है कि कुछ कंपनीज़ ने क्या किया है कि अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया है कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है आप हमारे पास लेके आओ, अगर हमें वो प्रॉमिसिंग लगता है तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट भी आज के टाइम में कितनी ज़्यादा स्कीम्स निकाल रही है
मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, डेवलप्स लीडरशिप एंड टीम वर्क, इंश्योर्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, balances organizational goal with employee welfare. Thus modern management integrates efficiency with human centric practices. हाँ जी, दूसरा सवाल क्या कहता है, व्हाट इज सिस्टम अप्रोच टू मैनेजिंग, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कंसीडर्ड एज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट के अंदर, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। The system approach considers an organization as an open system that interact with its environment and consists of various interdependent subsystem. Interdependent subsystem है जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने प्रॉपर वर्क फोर्सेस के लिए, ठीक है। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपार्टमेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। भाई दो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उन दोनों का एक गोल है कि हमें फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है XYZ। मैनेजमेंट अंडर दिस अप्रोच इंटीग्रेट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एंड एक्टिविटीज़ इनटू अ यूनिफाइड होल। जो भी एक्टिविटीज़, कोई भी अगर नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो इन दोनों का इस प्रोजेक्ट को लेकर एक दूसरे के साथ वो रिलेशन होना चाहिए। मेन फीचर ऑफ सिस्टम अप्रोच, organization as a system. The organization is viewed as a whole rather than isolated department. Interdependence of subsystem. All departments such as production, marketing, finance, HR depend on each other. जितने भी डिपार्टमेंट है, कोई भी प्रोडक्शन का हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको भी पता है भी, बिना HR के कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करेगा तो लोग काम कैसे करेंगे। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। इनपुट क्या होता है भाई, आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल आप प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोसेस क्या रहेगा, मैनेजीरियल एक्टिविटीज़, मैनेज करना पड़ेगा उन चीज़ों को कि प्रॉपर ह्यूमन्स काम, वो वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। आउटपुट क्या होता है भाई, आप गुड्स मिल गए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया। Interaction with environment. The organization continuously interact with external factors like market, government and technology. Organization जो वो continuously interact करती है किसके साथ, मार्केट के साथ, गवर्नमेंट के साथ। The dynamic nature. This system adapts to environmental changes. Goal oriented approach. All activities are directed towards अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच, अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी कंपनी है जिसका बजट ही पूरा भाई फॉर एग्जाम्पल भाई 50 लाख का बजट है, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हायर कर सकते, राइट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये लैक ऑफ क्वान्टिटेटिव टूल्स, does not provide specific techniques for decision making, time consuming, requires detailed analysis of all subsystems, ignores human behavior to some extent, focuses more on structure than individual motivation। वो बस ये देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट तुम्हें इस कंप्लीट करना है, वो ये नहीं देखते भाई उनका एम्प्लॉय वो चीज़ करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता, क्या पता उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, उसका पोटेंशियल वेस्ट जा रहा है वैसे, राइट। Coordination is the essence of management. Coordination means integrating and synchronizing the activities of different individuals and departments to achieve organizational goals efficiently. गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करना कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अब भाई दो ग्रुप के अंदर दो लोग हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, अब जब तक वो कह रहा है कि भाई हमें ना एक्स तरीके से इस काम को करना चाहिए, अब क्योंकि ये एग्री करता है कि हाँ एक्स बेटर तरीका है, बट उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कहेगा कि नहीं हम वाई तरीके से चलेंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो काम तो बिगड़ेगा, राइट। वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। भाई कोऑर्डिनेशन
नीचे हो, बीच में हो या ऊपर हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह पे होना ज़रूरी है। लोग एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहेंगे, तो कहाँ कंपनी चलेगी, राइट। इंटीग्रेट्स ऑल फंक्शंस, हर एक फंक्शन की ज़रूरत होती है। प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, आर मीनिंगलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन। जब लोग एक दूसरे की बात से सहमत ही नहीं, एक दूसरे की बात मानना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे होगा काम। इंश्योर्स यूनिटी विद यूनिटी ऑफ एक्शंस, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज, improves efficiency and effectiveness, helps in optimum utilization of resources. प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन तो बढ़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगनिंग, कोऑर्डिनेशन शुड स्टार्ट एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा। Principles of unity of action, all efforts should direct it towards the common goal. तीसरे सवाल पर चलते हैं। What do you understand by Delphi approach of decision making? How is it different from nominal group technique? Discuss various techniques for individual and group decision making. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द डिसीजन टेकन बाय अ सिंगल पर्सन यूजिंग लॉजिक, एक्सपीरियंस एंड एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ करके या फिर लॉजिक को यूज़ करके आप जो भी डिसीजन लेते हो। मेन टेक्निक क्या होती है, इंट्यूशन, डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंस। इंट्यूशन का मतलब होता है भाई आप अपने मन की, कभी कभी होता है ना दैट यू फील लाइक कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ रॉन्ग है, अपने इंट्यूशन, अपनी गट की बात को मानना। गट का मतलब पेट नहीं होता, गट का मतलब होता है ये इंट्यूशन, ये सिक्स्थ सेंस जो होती है आपकी। Rational decision making model involves identifying the problem, evaluating the alternatives and selecting the most suitable option. Marginal analysis, decisions are taken by comparing additional cost with additional benefits. Cost benefit analysis compares expected cost and benefits of each alternatives. Operations research techniques uses mathematical and statistical tools for decision making. Mathematical और मतलब भी मैथमेटिक्स का यूज़ करना, स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। यहाँ पर देखना कि भाई अगर हम ये चीज़ एक्स यूज़ करेंगे तो इसका आगे जाके क्या क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ग्रुप डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन, भाई जितने भी हैं सबका, ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ग्रुप डिसीजन क्यों लिया जाता है, ताकि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी एक चीज़ सोच रहे हैं, कोई चीज़ कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से सोचता है। इससे क्या होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलती है और क्या पता कि उन्हें कोई और अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज़ के लिए। The Delphi approach of decision making. The Delphi approach of decision making is a systematic group decision making technique in which panel of experts give their opinion through the questionnaires in several rounds. Several rounds के questions के द्वारा experts अपने opinions देते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से वो एक proper decision बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। Key points: experts do not meet face to face. Face to face नहीं मिलते। एनियोनिमिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज मेंटेन्ड, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पता तो है कि भी 5 लोग हैं, लेकिन उन 5 लोगों को पता नहीं है कि भी कौन कौन लोग हैं, ठीक है। फीडबैक इज गिवन आफ्टर ईच राउंड, हर एक राउंड के बाद फीडबैक लिया जाता है कि भाई कैसा लग रहा है आपको, ये चीज़ आपको सही लग रही है, नहीं इस इंसान की बातें आपको मतलब कि ठीक लग रही है, नहीं आपका ओपिनियन कैसे है। ओपिनियंस आर रिफाइंड, अदर कॉन्शियसनेस इज अचीव्ड। Useful for forecasting and long-term planning. Normal group technique. Normal group technique is a structured decision-making method where group members meet physically but initially work independently. मिलते तो हैं, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के आमने सामने तो आते हैं लेकिन काम अपना अलग अलग करते हैं। ग्रुप मेंबर्स generate
आइडियाज़ साइलेंटली, चुपचाप अपने आइडियाज़ को कर लेंगे और फिर जाके प्रेजेंट कर देंगे। ईच मेंबर गेट इक्वल्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज़, हर मेंबर को अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। आइडियाज़ आर डिस्कस्ड एंड इवेल्युएटेड कलेक्टिवली, फाइनल डिसीजन इज टेकन थ्रू रैंकिंग एंड वोटिंग। सबने अपना अपना आइडिया बता दिया, अब जितने भी लोग बैठे हैं, ऑडियंस जो बैठी है, वो सब आके भाई अपना देगी कि भाई ठीक है हम इस पर्सन को सपोर्ट करते हैं, हम इस पर्सन को सपोर्ट करते हैं। हेल्प्स अवॉइड डोमिनेंस बाय अ फ्यू मेंबर्स, जस्ट बिकॉज कोई सोशली अप है कंपनी के अंदर, मान लो कोई बड़ी पोजीशन पे है, डजेंट मीन कि उनका आइडिया बेहतर है। डिफरेंस बिटवीन डॉल्फी एंड नॉर्मल ग्रुप टेक्निक के अंदर क्या फ़र्क है? डेल्फी अप्रोच पार्टिसिपेंट्स डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली, डेल्फी के अंदर एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, जबकि एनजीटी में सामने आमने सामने आते हैं। डेल्फी के अंदर जो है एक दूसरे की एनियोनिमिटी बनाई रखी जाती है, यानी कि लोग पता तो है 5 लोग हैं लेकिन नहीं पता कि वो कौन 5 लोग हैं। एनजीटी में नहीं पता होता, भी सबको पता है कौन कौन है। डेल्फी के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, एनजीटी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। डेल्फी जो वो सूटेबल होता है एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस के लिए, और एनजीटी होता है इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अदर ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेजेस अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ विदाउट क्रिटिसिज्म, भाई बिना क्रिटिसाइज करे सब अपने अपने आइडियाज़ रख सकते हैं, कोई किसी को ऐसे नहीं करेगा कि भाई ये तो नहीं क्या बकवास आइडिया दिया है। कमिटी डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर टेकन थ्रू डिस्कशंस, डिस्कस किया जाएगा कि भाई आपको कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है। कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस एक्सेप्टेड बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स, भाई एक डिसीजन अगर लिया है तो वो मेक श्योर करते हैं कि सब उस चीज़ से एग्री करें, ऐसा नहीं है कि अब डिसीजन ले लिया 2 दिन बाद लड़ाई चल रही कि ऐसा क्यों हुआ। क्वालिटी सर्कल्स, स्मॉल ग्रुप सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्रो एनवायरमेंट, इलेबोरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। व्हाट इज मीसो एनवायरमेंट, elaborate the elements of meso environment of a business by giving examples। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। मैक्रो एनवायरमेंट refers to those external factors which are beyond control of a business firm and affect all organizations operating in a economy। वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन की बस की नहीं है, जो नहीं कंट्रोल कर सकते, वो सारी चीज़ें जो फर्म को अफेक्ट कर रही है। क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते? आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? आज आपको कहीं ज़रूरी काम से जाना है लेकिन आज बारिश हो गई है, आप नहीं जा पाओगे, वो चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है। दीज फोर्सेज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज थ्रेट फॉर बिजनेस। यहाँ से अपॉर्चुनिटी भी आती है और थ्रेट भी आता है बिजनेस को। Economic environment, economic factors determine the purchasing power of consumers। Example, inflation rate control भी नहीं होता, interest rate नहीं होता, economic growth and income level। Political environment, political stability and government policies influence business operations। ऑब्वियस सी चीज़ है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहता है बिजनेसेस में, कब कौन सा नया लॉ वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, टैक्सेशन लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत एक बड़ा फैक्टर है। लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई भी नया एक्ट वो लगा दे, लेबर लॉज लगा देंगे, वो सब चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, एजुकेशनल लेवल, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स। Technological environment, technology influences production method and product innovation। automation, digitalization, research and development, भी जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी नहीं होती कंट्रोल में। नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कम हो जाता है, कभी कभी पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। मेसो इन्वायरमेंट क्या होता है? रेफर्स टू द intermediate environment which lies between the macro and micro environment। it includes industry specific and sector specific forces that directly affect the particular business firm। जो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट दोनों हो सकते हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, कुछ बुरे के लिए होती है, कुछ वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सबसे पहला इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, कंपटीशन अमंग टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इनके अंदर जो कंपटीशन है, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड मार्केट एनवायरनमेंट रिलेट्स
to customer and demand conditions of a specific market, demand for electric vehicles in the automobile sector. Supplier influence production and cost structure, dependence of automobile companies on steel and component supplies. Intermediaries includes distributors, wholesalers, retailers. FMCG companies depends on the retail chains of the distribution, ठीक है. Regulatory bodies, industry specific regulatory authorities जैसे SEBI regulating capital markets, RBI regulating banking sector. सेबी बैंक है अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है. ट्रेड एसोसिएशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन formed to protect industry interest. CII and FICCI influencing business policies. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is mean by decentralization of authority? Discuss its advantages and disadvantages. Explain the barriers and difficulties in effective delegation of authority. How can the organization remove those barriers? Decentralization of authority refers to the systematic and planned dispersal of decision-making power to lower levels of management. It is an extension of delegation and reflects top management philosophy of sharing authority. ये एक प्लान डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि बांटना, उस अथॉरिटी को बांटना अलग अलग लोगों में, ऊपर से लेके नीचे लेवल तक. ये क्या होता है? ये एक्सटेंशन है और ये टॉप मैनेजमेंट की फिलोसफी ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करता है. भाई CEO है, ठीक है. अब हर एक चीज़ अगर कंपनी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप किसी CEO के पास जाने लग गए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा एक इंसान के लिए. इतनी सारी अथॉरिटी एक इंसान को नहीं दे सकते हम, ठीक है. इसीलिए क्या किया जाता है? डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जाता है, मैनेजर्स बनाए जाते हैं, फिर मैनेजर्स के डायरेक्टर्स को बनाया जाता है, फिर डायरेक्टर्स के ऊपर फिर CEO आते हैं, फिर प्रेसिडेंट आता है, फिर चेयरमैन आता है, फिर शेयर होल्डर्स आते हैं, राइट. एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. सबसे बड़ा क्या होता है भाई? एक इंसान के ऊपर, कोई भी CEO हो गया, भाई प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन हो गया, जो भी है, भाई एक इंसान के ऊपर सारी नहीं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो कि रिलीफ होता है किसी एक इंसान के लिए. क्विक डिसीजन मेकिंग, हर एक डिसीजन के लिए एक अलग मेंबर को चुना गया है, हर इंसान की एक अलग पावर है, तो क्विक डिसीजंस बना पाते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजर्स की ट्रेनिंग में मदद करते हैं, फ्यूचर मैनेजर्स को प्रमोट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है. इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड मोरल, एम्प्लॉइज फील ट्रस्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल, बेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स, एनकरेजेस इनोवेशन, फ्रीडम लीड्स टू क्रिएटिव आइडियाज. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस. हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने अपने डिसीजंस बना रहा है, खुद को ही फॉलो कर रहा है. डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, अब अगर हर एक डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन फिर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट अगर एग्री नहीं करते तो दे हैव द अथॉरिटी टू गो ऑन देयर ओन, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. कॉस्टली प्रोसेस, अब मैनेजर्स जो है ट्रेंड और कॉम्पिटिटिव मैनेजर्स का जो वह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. वो रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज भी कर लेते हैं कुछ लोग पावर को, राइट. नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है. बैरियर्स एंड डिफिकल्टीज इन इलेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स, fear of loss of control, managers hesitate to share authority. managers जो अभी देखो कुछ एक वो होता है ना दैट, एक फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली को लेते हैं, ठीक है. आपकी फैमिली में आपके दादा दादी के पास पावर होता है, राइट. डिसीजन मेकिंग यूजुअली आपके पेरेंट्स भी वहीं से लेते हैं, लेकिन जब उनका टाइम आ जाता है दैट नाउ दैट दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, उन्हें जो है अपनी पावर को पेरेंट्स को देना होता है, ठीक है, या फिर किसी और अडल्ट को, रिस्पॉन्सिबल अडल्ट को देना होता है. बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम. आपने देखा होगा दैट वो कभी कभी डिसीजंस नहीं मानते, देर लाइक मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं. उनके लिए डिफिकल्ट होता है अपनी पावर को देना, ठीक है. सबमिसिव होना उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी की बात मान नहीं सकते हैं. वैसे ही जो हाई अथॉरिटी होती है कंपनीज के अंदर, कभी कभी वो हेजिटेट करती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि वो डिसएडवांटेजेस भी है. लेकिन अगर उनको एक प्रॉपर वर्किंग चलाना है तो उनको
करना पड़ेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, कभी कभी नहीं होता भी आपको विश्वास आपके पास जो भी लोग हैं, नो मैटर आप उसको कितने भी टाइम से जानते हो, लेकिन उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना उस चीज़ के लिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, प्रेफरेंस फॉर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, fear of criticism, avoid delegation to escape accountability, barriers related to subordinates, fear of responsibility। कभी होता है ना कि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं होता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन्हें बस इतना चाहिए कि हमें बता दो आज क्या काम करना है, हम पूरा करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू होम। उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, जब नॉलेज और स्किल्स नहीं होती तो कॉम्पिटेंस नहीं होगा भाई, नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ऑन सुपीरियर्स, उनको आदत हो जाती है इंस्ट्रक्शंस लेने की। अब आप जैसे मैनेजर है, मैनेजर के ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है, अब मैनेजर ने डिसाइड किया कि यार इतना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एक इंसान को ले लेता हूँ। अब जिसने पिछले 4 से 5 साल तक सिर्फ इंस्ट्रक्शन ली है मैनेजर से कि आज तुम्हें, मैनेजर ने बताया आज तुम्हें ये काम करना है, उसने वो काम किया है, अब अचानक से उसको कह दे कि भाई तुम्हें तुम्हारा काम तो करना है या औरों को भी काम बताना है, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं वो सुपीरियर्स पे, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ ये हमें काम बताएंगे वही हम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, रिजिड रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन सिस्टम, कन्फ्यूजन होता है, अनक्लियर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप लीड्स टू इनएफिशिएंसी। मेजर्स टू रिमूव बैरियर्स इन डेलीगेशन, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? डेवलप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, बातें करेंगे तो ट्रस्ट भी आएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट लीडरशिप लाइफस्टाइल, सॉरी लीडरशिप स्टाइल। Throw some light on Herzberg's motivation hygiene theory. On what grounds has it been criticized? What are the different organizational forms suggested by Mintzberg? Discuss their sustainability in different situations. Herzberg motivation, hygiene two-factor theory. Frederick Herzberg developed the motivation hygiene theory to explain factors affecting job satisfaction and dissatisfaction among employees. उसने एक थ्योरी बताई जिसके अंदर उसने फैक्टर्स के ऊपर एक लाइट डाली कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे सेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन, कस्टमर डेवलपमेंट बढ़ता है। According to him, satisfaction and dissatisfaction arise from 2 different set of factors. उनका मानना है कि सेटिस्फैक्शन अलग फैक्टर से आता है, अनसेटिस्फैक्शन अलग फैक्टर से आता है। मोटिवेशन फैक्टर, these factors are related to the nature of job and create satisfaction and motivation, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आपने अच्छा काम किया और अगर आपको उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज किया जाए, दैट यू फील हैप्पी, राइट, यू फील मोटिवेटेड कि हम और अच्छा करेंगे ताकि हमें और अच्छा रिकॉग्निशन मिले। हाइजीन फैक्टर्स related to the work environment, the absence cause dissatisfaction but their presence not create motivation, जैसे सैलरी, वेजेस। यहाँ पे हाइजीन वो वाला नहीं है कि हाइजीन करने लग जाओ कि साफ सफाई ज़रूरी होती है, वो वाली नहीं, ये सैलरी, वेजेस, कंपनी पॉलिसीज, वर्क कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है। इम्पोर्टेंस क्या है? हेल्प्स मैनेजर्स ऑन जॉब एनरिचमेंट, जॉब करने में मदद करता है। सैलरी कैन नॉट मोटिवेट employees, ठीक है। encourages improvement in job design, useful for human resource management. Criticism of Herzberg theory, limited sample size based on the small group of engineers and accountants, ठीक है। इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट मोटिवेट्स वन पर्सन। अब ज़रूरी नहीं कि अगर एक इंसान को पैसा मोटिवेट कर रहा है तो दूसरे को भी पैसा ही मोटिवेट करे, राइट। ओवर सिंप्लीफिकेशन, सेपरेट सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन रिजिडली। methodological bias, employees may credit success to themselves and blame environment for failure। ऑब्वियस सी बात, ये तो सब करते हैं, ठीक है। सक्सेस हो जाए तो खुद का कहेंगे हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है ये वो, और अगर नहीं होते हैं तो फिर ब्लेम करते हैं लोगों को, किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। निगलेक्ट सूटेबल फैक्टर्स,
Mintzberg organizational form. Mintzberg suggests that the organizational structure depends on the strategy, size, environment, and technology. He proposed different organizational forms suitable for different situations. Types of organizational forms and their sustainability. Simple structure. अगर सिंपल स्ट्रक्चर है तो आसान होता है, ठीक है, जैसे स्मॉल फैमिली बिजनेस हो गया. मशीन ब्यूरोक्रेसी, हाईली फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सुटेबल फॉर लार्ज मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा, सुटेबल फॉर नॉलेज बेस्ड फर्म्स जैसे यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है. डाइवर्जनल स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनोमस डिविजन्स, सेंट्रल कंट्रोल विद डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन सुटेबल फॉर लार्ज डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है. एडोक्रेसी, फ्लेक्सिबल एंड इनोवेशन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बेस्ड टर्म्स सुटेबल फॉर द डायनामिक एंड अनसर्टेन एरिया जैसे IT एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. Is the seventh question is leadership is the essence of management. Comment on the statement and explain the various type of leadership styles. Wait a second. Compare transformational leadership and transactional leadership. Which style is suitable for the business organization in India? मेन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. लीडरशिप इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. लीडरशिप इज सेंट्रल टू मैनेजमेंट बिकॉज इट बाइंड्स ऑल मैनेजरियल फंक्शंस टुगेदर. रीजंस व्हाई लीडरशिप इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्यों है? guides human behavior. Leadership directs and influences employee towards the organizational goals. Motivates employees. Effective leaders inspire and encourage people to perform better, ठीक है. Ensures effective communication. Leadership acts as a bridge between management and workers. अच्छी उनकी communication रहती है. Facilitates change management, ठीक है. Leadership helps leaders help employees adapt to the change in their technology and environment. Build team spirits. Leadership promotes cooperation and coordination. Enhances efficiency and productivity. Proper leadership leads to the better utilization of human resources. Type of leadership style कितने होते हैं? पहला होता है autocratic leadership. Leaders take all decisions independently, suitable where quick decisions are required. जब भी कोई quick decision लेना हो, कोई छोटा मोटा decision लेना हो तो वो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है. जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लीडर एक होता है और वही डिसाइड करता है क्या रहेगा. एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है जहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है. जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टीचर्स का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है भी आपका क्या मानना है. लाइसेंस फेयर लीडरशिप. मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द लीडर, जहाँ पर लीडर कम इंटरफेयर करता है और एम्प्लॉयज़ खुद डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए. जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप. लीडर्स एक्ट एज गार्डियन. कॉमन इंडियन फैमिली ओन्ड बिजनेस, हाँ ठीक है, फैमिली ओन्ड बिजनेस में जो पढ़ा लिखा होता है उसी को दे देते भी तुम करो. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जहाँ पर इंस्पिरेशन और विजन को ज़्यादा मान्यता दी जाती है. ट्रांजेक्शनल लीडरशिप बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस एंड सुपरविजन, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. हाँ जी. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंस्पायर्स फॉलोअर्स थ्रू द विजन एंड वैल्यूज, फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है. एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड बिल्ड्स इमोशनल कमिटमेंट. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है? बेस्ड ऑन एक्सचेंज रिलेशनशिप, ठीक है. फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, एम्फसाइजेस रूटीन्स एंड एफिशिएंसी. सुटेबल लीडरशिप फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया कौन सी होती है? इन इंडियन स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, यानी कि दोनों होनी चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशनल भी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शनल भी होनी चाहिए. क्यों? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एनकरेजेस इनोवेशन एंड ग्रोथ, ठीक है. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस. इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इन डायनामिक एंड competitive environment. Cultural diversity requires both inspiration and control, ठीक है.
8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर नेसेसरी फॉर ग्रुप एक्टिविटी जस्ट एज टू ब्लेड्स आर इसेंशियल टू मेक अ पेयर ऑफ सीजर्स वर्केबल. Comment on this statement, differentiate between formal and informal organization. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म फोकसेस ऑन इट्स कोर एक्टिविटीज एंड आउटसोर्सेस अदर functions to external agencies, suppliers or partners. Coordination is achieved through the contract and information technology. फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फीचर्स होते हैं? फोकसेस ऑन competencies, organization concentrates on its main strength, ठीक है. आउटसोर्स फॉर ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज जैसे लॉजिस्टिक, HR, IT में भी आउटसोर्स, ठीक है. आउटसोर्स का मतलब है भाई और लोगों को हायर करते हैं कि तुम हमारे एम्प्लॉयज हायर करो फिर तुम जाओ, ठीक है. फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इजी टू एक्सपेंड और श्रिंक ऑपरेशंस. यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू पार्टनर्स. Example of network organizations. A well-known example is Nike. Nike focuses on design, branding, and marketing, while the manufacturing is outsourced to the independent suppliers across countries. These suppliers are connected through a global network, making Nike a classic example of network organization. बहुत सारे करते हैं, Nike अकेला नहीं करता है. जैसे अगर हम और भी ज़्यादा अच्छे ले, जैसे कि आई डोंट नो उस ब्रांड का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था. अभी रिसेंटली जैसे चाइना के और अमेरिका के बीच में टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, राइट. तो एच से कुछ नाम तो था, आई डोंट नो, वेट अ सेकेंड. जैसे हैंडबैग्स है, ठीक है, डिज़ाइनर हैंडबैग्स. तो वो क्या करते थे, ये तो सभी करते थे. जैसे वो हो गया LV, लुई विटॉन, क्या करते थे चाइना से. भाई LV क्या करेगा, वो मार्केटिंग करेगा, ब्रांडिंग करेगा और डिज़ाइन करेगा. बना के कौन देगा, बना के चाइना दे रहा है, बेच LV रहा है महंगे से महंगे प्राइस में. तो ये क्या होता है, ये और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हो गया. एडवांटेजेस क्या होते हैं, कोस्ट रिडक्शन, सस्ते में बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, एक्सेस टू स्पेसिफिलाइज्ड स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है चाइना में. ये आई थिंक हर कोई एग्री करेगा, ठीक है. फास्टर रिस्पॉन्स टू द मार्केट चेंज. लिमिटेशंस ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस, लेस कंट्रोल ओवर आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज़. भाई आप बाहर से करा रहे हो तो कंट्रोल थोड़ा कम रहेगा ना आपका, आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो कैसे बनाएंगे. रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर्स, आप डिपेंड करते हो दूसरों पे. कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, ठीक है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इज deliberately created by management with the definite roles, authority. भाई हर किसी इंसान का एक डेफिनेट रोल रहता है, इसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पहले से होता है. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन पहले से होता है, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप्स. इनफॉर्मल क्या रहेगा, नेचुरली ड्यू टू द सोशल इंटरेक्ट अमंग एम्प्लॉयज़, जहाँ पर सोशली आप किसी चीज़ के बारे में पता लगता है, जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है. ये ऑफिशियली मैनेजमेंट के द्वारा नहीं दिया गया, जैसे कि फ्रेंड ग्रुप्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. वाई बोथ आर नेसेसरी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, ठीक है. इनफॉर्मल क्या होता है, सेटिस्फाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. इनफॉर्मल क्या होता है, स्पीड बढ़ाता है. इनफॉर्मल क्या करेगा, goals were properly guided, thus both are complementary and essential for effectively group activity. Difference क्या है, formal organization is deliberately created while the informal is developed naturally, ठीक है. Formal organization has defined authority responsibility where the informal has no official authority. Formal communication follows through channels while informal are flow freely. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होता है जहाँ पर इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है. तो अब मैं आपसे वो 3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जिनकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे. फर्स्ट इज डिफाइन लीडरशिप. लीडरशिप क्या होता है. सेकंड इज डिफाइन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होता है. एंड द थर्ड इज डिफाइन ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट. डिफाइन ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, सॉरी दैट इज लीडरशिप. डिफाइन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है. 9th क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ जी. डिफाइन कंट्रोलिंग. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग. What are the major contributions of Hawthorne experiments to the present day organization, ठीक है.
Controlling is the process of ensuring that organization activities are performing according. Controlling क्या होता है भाई, आप कंट्रोल में कर रहे हो, आपने जो काम कहा है वो हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से हो रहा है नहीं, कोई लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा है, यही होता है ना कंपनी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। प्रोसेस क्या है, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स होते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज असेस्ड, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, डेविएशंस आर आइडेंटिफाइड, एनालिसिस ऑफ डेविएशन क्या करता है, कॉजेज ऑफ डेविएशन आर एग्जामिन्ड, कोरिलेटिव एक्शन, नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू रिमूव डेविएशन। Relationship between planning, organizing, directing and controlling. A relationship between planning and controlling. Planning sets standards, planning standard को set करता है, controlling make sure करता है कि वो standards achieve हो रहे हैं या नहीं। Without planning, controlling has no base. Relationship between organizing and controlling. Organizing assesses the duties and authorities, बताता है कि भी क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या अथॉरिटी है। Controlling ensures that duties are performed properly. डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या होता है, डायरेक्टिंग गाइड्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, गाइड करता है, और कंट्रोलिंग इवेल्युएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द डायरेक्शन, कि भी इफेक्टिव वो चीज़ है कि भी नहीं। Controlling as a unifying function. Controlling links all managerial functions by ensuring coordinated efforts toward the objective. Hawthorne experiment. The Hawthorne experiment are conducted at the Western Electric Company between 1924 and 1932 under the leadership of Elton Mayo to study the effect of work conditions on productivity. Major contributions of Hawthorne experiment: human relation movement, shifted focus from mechanical to human aspect. Social factors influence productivity. Group behavior affects the performance. Importance of informal groups. Informal groups organizations play a vital role. Employee morale and motivation, psychological factors matter more than physical conditions. Two-way communication encouraged better communication between workers and management. Critical evaluation क्या रहेगी, lack of scientific rigor, साइंटिफिक तरीके से बेस्ड नहीं है ये, लिमिटेड सैम्पल साइज रहता है, रिजल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ओवर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन को ज़्यादा इवेल्युएट किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही इंक्लूड नहीं किया गया था। हाथवॉन इफेक्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू द अटेंशन नोट कंडीशन। 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिजिटलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, वैल्यूज एंड एथिक्स, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। Digitalization refers to the use of digital technologies to improve business processes, service and decision making. It involves converting traditional processes into the digital form to increase efficiency and speed. Key points क्या रहेंगे, use of computers, internet and software, improves communication and data management, helps in online transactions and e-commerce, enhances customer experience, supports database decision making. Entrepreneurship and innovation. Entrepreneurship is the process of starting and managing a new business by taking risk to earn profit. Innovation refers to the introducing new ideas, products and methods. Entrepreneurs identify business opportunities. Innovation helps in competitive advantage, encourages economic growth and employment, includes product processes and service innovation, essential for business survival in a dynamic environment. Values and ethics. Values and ethics refers to the moral principles that guide behavior of individual and organizations. They help in distinguishes right from wrong in a business activities, promotes honesty and integrity, ठीक है, build trust among stakeholders, prevent unethical practices, improve corporate image, ensures long-term sustainability of businesses. Workforce diversity. Workforce diversity refers to the presence of employees from different backgrounds within organizations such as gender, age, culture, education and skills. Encourages creativity and innovation, improves problem solving ability, promotes inclusive work culture, helps organization understand diverse customer and enhancing organizational performance. और यहीं पे आपके 10 क्वेश्चन एंड होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आसान चैप्टर था, कुछ भी आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी मुश्किल मुझे नहीं लगा है।
ठीक है, ध्यान से एक बार वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ टफ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, सब कुछ थ्योरी ही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे।